नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे सोमेटिक थेरेपी के। थेरेपी को इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी भी बोला जाता है, साथ ही इसको शॉर्ट में ईसीटी भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी कहाँ काम आता है, किसके लिए इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले 1938 में सिजोफ्रेनिया पेशेंट के लिए इस थेरेपी का उपयोग किया गया था विनी के द्वारा। ईसीटी थेरेपी को सबसे पहले 1938 में विनी और सेलेटिव के द्वारा सबसे पहले सिजोफ्रेनिया पेशेंट के लिए उपयोग किया गया था। तो चलिए जानते हैं ईसीटी थेरेपी है क्या और ये किसके लिए काम आता है और कहाँ करना चाहिए और कहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी किस पर हम थेरेपी की बात कर रहे हैं तो ईसीटी जो थेरेपी है मेनली उसको सिजोफ्रेनिया पेशेंट के लिए बनाया गया था, उपयोग किया गया था। लेकिन उनको हम लोग डिप्रेशन वाले लोगों पे भी कर सकते हैं जो सुसाइडल अटैम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट हैं जिन पे मेडिसिन काम नहीं कर रही है ना, तो उनमें भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ईसीटी थेरेपी देते कैसे हैं और ये होता क्या है। में ईसीटी थेरेपी में हम लोग माइल्ड लेवल का करंट देते हैं। देखिए, करंट को लेके सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। मूवीज़ में जिस तरह की थेरेपी दिखाई जाती है मेंटल पेशेंट के लिए, वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट थेरेपी हम लोग नहीं देते या उतना वाइल्ड लेवल का थेरेपी नहीं देते। माइल्ड लेवल का थेरेपी दिया जाता है, जिस ईसीटी थेरेपी में हम लोग करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को सुन करके आप डरिए मत। इलेक्ट्रिक करंट में क्या किया जाता है, जिस तरह से मूवीज़ में दिखाया जाता है वो मूवीज़ को देख करके लोग डर जाते हैं। एक्चुअल में मूवीज़ में कुछ ज़्यादा ही एडवांस दिखा दिया जाता है, जो वैसे थेरेपी नहीं दिया जाता, एकदम माइल्ड लेवल का करंट होता है। हम बात कर रहे हैं ईसीटी थेरेपी के बारे में। ईसीटी थेरेपी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि माइल्ड लेवल का करंट दिया जाता है ना। माइल्ड लेवल का करंट का मतलब होता है 70 से 120 वोल्ट का। मैक्सिमम 100 डिग्री का करंट हम लोग देख सकते हैं। तो 70 से 120 डिग्री का माइल्ड लेवल का करंट पेशेंट को दिया जाता है। उन पेशेंट को दिया जाता है जो सीवियर डिप्रेशन में हैं, जो सुसाइडल अटैम्प्ट कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं। इनके अलावा और भी कई लोगों को ईसीटी थेरेपी दी जा सकती है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी। तो चलिए जानते हैं ईसीटी थेरेपी देते कैसे हैं, होता क्या है। देखिए, नॉर्मली मूवीज़ में जो आप देखते हैं थेरेपी, शॉक थेरेपी जो दिया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस दिखा जाता है, जो एक्चुअली में वैसा हम लोग करते नहीं हैं। एक्चुअल में ईसीटी थेरेपी में माइल्ड लेवल का, बहुत ही माइल्ड लेवल का थेरेपी में शॉक थेरेपी दिया जाता है 70 से 120। और वो जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो भी बहुत कम रहता है, 1 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड से भी कम। में टाइम की बात करें तो 0.2, 0.3 या 0.7, यानी 1 सेकेंड के अंदर ही इस थेरेपी को दिया जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देते हैं। यानी 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से कम इस थेरेपी को दिया जाता है, शॉक थेरेपी जो देते हैं। और 70 से 120 वोल्ट का हम लोग उनको शॉक थेरेपी देते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में जो थेरेपी देते हुए देखा है मेंटल पेशेंट को, वो बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा वायलेंट के रूप में दिखाया जाता है। एक्चुअली में वैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये डर आपके मन में है कि मेंटल पेशेंट को जो है शॉक थेरेपी इतने डेंजरस तरीके से दी जाती है, तो वो डर आप अपने मन से निकाल दीजिए। अगर ये इतना डेंजरस होता तो पेशेंट को दिया ही नहीं जाता। ठीक है, शॉक थेरेपी काफ़ी माइल्ड लेवल का रहता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। और ये थेरेपी उन लोगों को दी जा सकती है जिनमें मेडिसिन वर्क नहीं कर रही हैं, या जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या घर वाले लोग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं, उनको हम लोग शॉक थेरेपी देते हैं। लोगों को दिया जा सकता है जिनमें सीवियर डिप्रेशन है, जो बार बार सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं, और जो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, मेनिया, मेनिया के पेशेंट को भी दिया जा सकता है, सिजोफ्रेनिया पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा उन पेशेंट को दिया जाता है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिनको हम संभाल नहीं पा रहे, उनको शॉक थेरेपी दी जाती है। मकसद ये है कि जो भी लोग मूवीज़ वगैरह देख करके शॉक थेरेपी के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट बना लिए हैं कि इतना डेंजरस तरीका से शॉक थेरेपी दिया जाता है, तो आप अपनी दिमाग से इन बातों को निकाल दीजिए। ठीक है, मूवीज़ वगैरह में मूवीज़ को एंटरटेनमेंट करने के लिए बनाया गया है, इसलिए उसमें इतने ज़्यादा तरीके से, डेंजरस तरीके से शॉक थेरेपी को दिखाया जाता है। एक्चुअल में शॉक थेरेपी में इतने डेंजरस तरीके से शॉक थेरेपी नहीं दी जाती, बहुत माइल्ड लेवल का करंट दिया जाता है, पास किया जाता है, और वो भी डॉक्टरों की निगरानी में की जाती है। और उनको लिए दिया जाता है जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीवियर डिजीज से सर्वाइव कर रहे हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं शॉक थेरेपी, ईसीटी थेरेपी के टाइप्स के बारे में। अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो डायरेक्ट ईसीटी भी दे सकते हैं, इनडायरेक्ट ईसीटी भी दे सकते हैं। डायरेक्ट ईसीटी क्या होता है और इनडायरेक्ट ईसीटी क्या होता है, चलिए इनको जानते हैं। डायरेक्ट ईसीटी की अगर हम बात करें, यानी ईसीटी थेरेपी के टाइप्स के बारे में, तो दो टाइप्स है, डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी। इनडायरेक्ट ईसीटी को हम लोग मॉडिफाई ईसीटी भी बोलते हैं।
डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है कि हम लोग रिलैक्सेशन यानी मसल्स रिलैक्सेशन थेरेपी नहीं करते हैं, ठीक है, और एनेस्थीसिया भी नहीं दी जाती है क्लाइंट को। डायरेक्ट हम लोग करंट पास करते हैं उनके। इनडायरेक्ट ईसीटी में क्या किया जाता है, मॉडिफाई ईसीटी भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, पहले मसल्स रिलैक्सेशन दी जाती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, इनके बाद हम लोग क्या करते हैं, ईसीटी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट ईसीटी जल्दी काम करता है, जल्दी वर्क करता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ईसीटी थोड़ा स्लो काम करता है लेकिन इफेक्टिव ज़्यादा है डायरेक्ट ईसीटी के मुकाबले, ठीक है। शॉक थेरेपी के बारे में, तो क्यों देना है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, अगर हम उसका काउंसलिंग कर रहे हैं और वो काउंसलिंग से ठीक नहीं हो रहा है और उनको मेडिसिन भी दिया जा रहा है, मेडिसिन से भी उतना वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मेडिसिन अगर आप डिप्रेशन का लेते हो तो 2 से 3 मंथ मैक्सिमम लगता है ठीक होने में, रिकवर होने में। लेकिन अगर हम शॉक थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं तो 2 से 3 वीक में ही इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो जल्दी इफेक्ट रिजल्ट नज़र आता है। इसकी वजह से भी हम लोग शॉक थेरेपी देते हैं। लेकिन नॉर्मली मेडिसिन वर्क करेगी ही, लेकिन मेडिसिन वर्क करने के साथ इसमें टाइम कम लगता है। अगर आप शॉक थेरेपी लेते हो तो टाइम कम लगता है, 2 से 3 वीक में ही क्लाइंट जो है इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। जबकि जो डिप्रेशन वाले पेशेंट को, अगर सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को जो मेडिसिन लेते हैं वो काफ़ी थोड़ा समय लग जाता है ठीक होने में, 1 से 2 मंथ तक समय ले सकता है या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। जबकि शॉक थेरेपी में 1 से 2 वीक में आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी है ना, और सेफ भी है। शॉक थेरेपी में प्लेसमेंट के बारे में, अगर प्लेसमेंट की बात करें कि किस जगह पे आप इस थेरेपी को दे सकते हैं, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। तो 2 हेमिस्फीयर है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे यूनिलैटरल और बाइलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है कि वन साइड आप इस थेरेपी को दोगे, और बाइलैटरल का मतलब होता है कि दोनों साइड इस थेरेपी को देना है। कि अगर आप शॉक थेरेपी दे रहे हैं तो प्लेसमेंट की बात की कि किस प्लेस में इस थेरेपी को दिया जा सकता है, जो हम करंट पास कर रहे हैं वो किस जगह पे देंगे। तो यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, अगर यूनिलैटरल की बात करें तो वन साइड आपको इस करंट को पास करना है, और बाइलैटरल का मतलब होता है कि दोनों साइड। अब बात करते हैं कि किस प्लेस में, तो आप देख सकते हैं कि जो आईज होते हैं, आईज और ईयर के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे थेरेपी को दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आई है और ये ईयर है, इसके बीच के जो, इन दोनों के बीच के जो गैप है, यहाँ पे हम लोग जो है करंट को पास करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हेमिस्फीयर है ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, किसी का अगर राइट साइड में इफेक्ट हुआ है तो लेफ्ट साइड में देते हैं, और लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो राइट साइड में देते हैं, ठीक है। तो शॉक थेरेपी जब हम लोग देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। अगर हम लोग शॉक थेरेपी दे रहे हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जैसे डोपामीन है ना, जब भी हम लोग शॉक थेरेपी देते हैं तो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, हमारा जो डोपामीन है, सीरोटिन है, इन शॉक थेरेपी के बाद ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, जो चीज़ें अनबैलेंस हुई हो। पर्सन को अगर हम लोग देखेंगे, जो भी हमारा जो हार्मोन इनबैलेंस होता है उस हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है शॉक थेरेपी। एंडोक्राइन में अगर हम लोग देखें तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो प्यूस ग्राइंड में जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी बैलेंस करते हैं। तो जो भी हमारे केमिकल बैलेंस हैं, जो हमारे प्यूटोड बैलेंस हैं, जो हमारे हार्मोनल इनबैलेंस हैं, उनको भी बैलेंस करता है शॉक थेरेपी देने पर। नहीं संभाल सकते, घर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको भी हम लोग शॉक थेरेपी दे सकते हैं उनके लिए। या जहाँ मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, मेडिसिन काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं लेकिन मेडिसिन बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, तो वहाँ भी हम लोग शॉक थेरेपी दे सकते हैं। या ब्रेन में जो है केमिकल इनबैलेंस होते हैं तो वहाँ भी हम लोग शॉक थेरेपी दे सकते हैं। कि शॉक थेरेपी किनको बिल्कुल भी नहीं देना है, जिनका आईसीपी बढ़ा हुआ है, जिनके ब्रेन में ट्यूमर है, या कोई स्वेलिंग आई हुई है ब्रेन में, है ना, या कोई इंटरनल इन्फेक्शन है ब्रेन में, तो उनको शॉक थेरेपी नहीं दे सकते। देखिए हर जगह पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है। तो शॉक थेरेपी के कुछ इफ़ेक्ट भी हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इफ़ेक्ट की तो मैंने बात की कि काफ़ी प्रभावकारी चीज़ है ना, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, काफ़ी वर्क करता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट को जानते हैं। तो इससे साइड इफ़ेक्ट कुछ इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ डिले साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मेमोरी लॉस होना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाना, सर में सीवियर दर्द होना, ये इमीडिएट साइड इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। डिले साइड इफेक्ट में क्या होता है कि एमएसआई का प्रॉब्लम्स हो सकता है। सीवियर इसीलिए की अगर हम बात करें तो सीवियर डिप्रेशन वाले लोग जो सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है,
या आउट ऑफ कंट्रोल हैं, घर में व्यक्ति उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, मेनिया के पेशेंट हैं, या ऐसी चीज़ें जिसमें दवाई काम नहीं कर रही हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं लेकिन मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ भी हम लोग शॉक थेरेपी, ईसीटी थेरेपी दे सकते हैं। तो मैंने इसके 2 टाइप्स बताए हैं। जब हम लोग शॉक थेरेपी देते हैं तो 2 टाइप्स बताए मैंने। एक होता है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीटी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट शॉक थेरेपी दिया जाता है, इसमें कोई मसल्स की रिलैक्सेशन नहीं दी जाती, ना ही एनेस्थीसिया दिया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग मॉडिफाई थेरेपी बोलते हैं, मॉडिफाई ईसीटी थेरेपी बोला जाता है, इसमें पहले मसल्स रिलैक्सेशन दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद हम लोग शॉक थेरेपी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जो डायरेक्ट मेथड जो है वो जल्दी काम करता है, लेकिन उसमें इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। जबकि मॉडिफाई शॉक थेरेपी जो है उसमें भले स्लो काम करता है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। तो अभी ज़्यादातर जो है मॉडिफाई ईसीटी थेरेपी का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो कहाँ प्लेस को यूज़ करते हैं, यूनिलेटरल का मतलब होता है कि वन साइड थेरेपी दे सकते हैं, है ना। और मान लीजिए बाईलेटरल, यानी दोनों हेमिस्फीयर में आप शॉक थेरेपी दे सकते हैं, दोनों साइड, ठीक है। बात करते हैं कि किनको नहीं देना चाहिए। उन व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए शॉक थेरेपी जिनको ब्रेन ट्यूमर है, या जिनके ब्रेन में कोई स्वेलिंग है, या फिर मान लीजिए हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम है सीवियर, है ना, या फिर जिनका ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो उन व्यक्ति को हम शॉक थेरेपी नहीं दे सकते। काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी प्रभावकारी होता है। जिनको सीवियर प्रॉब्लम्स हैं उनको दिया जा सकता है, ठीक है। और इनके मैं कोजेज़ भी बताएँ कि क्या-क्या रीज़न से देंगे, ठीक है, और कहाँ नहीं देना है। और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट इमीडिएटली दिखते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, है ना, मेमोरी लॉस होना, या फिर मान लीजिए कंसंट्रेशन में कमी, ठीक है। और डेली साइड इफ़ेक्ट में हो सकता है, एमएसए का प्रॉब्लम्स हो सकता है, एंग्जायटी हो सकती है, कुछ-कुछ, है ना। तो ये था ईसीटी थेरेपी 1938 में बिने ने दिया था। तो आई होप आप लोगों को शॉक थेरेपी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, या फिर कोई नया इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू।